Once again, good morning to all of you. Class 6 English reader. In our previous webinar, हमारे पिछले वेबिनार में हमने कुछ इम्पोर्टेंट डिक्शनरी में मीनिंग दी विद देयर टू मीनिंग्स. हमने उनके दो अर्थ भी देखे थे. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जितना आप डिक्शनरी में शब्दों को खोजते हैं, उनके सिनोनिम्स, पर्यायवाची, एंटोनिम्स, विरुद्धार्थी यदि देखते हैं, आपकी वोकेबुलरी उतनी बढ़ती है, उतना आपका इंग्लिश का स्पोकन पार्ट स्ट्रांग होता है. तो हम कुछ इम्पोर्टेंट कर चुके थे. डायरेक्ट, रिमोट, रिलीव, प्रोग्राम, एब्सोल्यूट, डिस्प्यूट एंड मेस. यहाँ तक हमारा हो चुका है. अब हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट रिट्रीट. RETREAT, रिट्रीट. ओके, अगर मैं री पे हाँ करता हूँ तो ट्रीट का मतलब अलग होता है. ट्रीट का मतलब पार्टी देना. अक्सर आप बोलते हैं ना विद योर फ्रेंड, वो वेयर इज द ट्रीट टुडे, यहाँ वो मतलब है. रिट्रीट का मतलब होता है मूविंग बैक, पीछे हटना. ओके, रिट्रीट. स्पेशली इन आर्मी, जब आर्मी को ऑर्डर मिलता है, जब हारने वाली रहती है, हार जाती है, जैसे अभी आपने देखा था गलवान में, लद्दाख की जो गलवान वैली है, वहाँ चाइनीज मिलिट्री रिट्रीटेड. चाइनीज मिलिट्री रिट्रीटेड मतलब चाइना की आर्मी पीछे हटी, क्योंकि भारत ने अपना पुरजोर जो जोश था वो दिखाया, ताकत लगाई, पीछे हटना पड़ा. तो रिट्रीट मीन्स जनरल मीनिंग इज मूविंग बैक, बट फॉर आर्मी इट मीन्स दैट टू विड्रॉ एन आर्मी. आर्मी को विड्रॉ कर लेना, हटा लेना, हार गए मीन्स हमने मान लिया, वी हैव एक्सेप्टेड, और चाइनीज हैव एक्सेप्टेड, चाइनीज आर्मी हैज एक्सेप्टेड दैट दे हैव लॉस्ट, कि वो हार गई है, तो वो पीछे हट गई. सो रिट्रीटेड, ईडी लग जाएगा, सिंपल पास्ट. तो रिट्रीट का मतलब होता है, कॉमन मीनिंग होता है मूविंग बैक. और अगर आर्मी के परिप्रेक्ष्य में, एब्सोल्यूट आर्मी की अगर हम बात करते हैं, तो हम लेते हैं टू विड्रॉ एन आर्मी, अपनी सेना को, अपनी ट्रूप को पीछे ले लेना. आप इसमें कोई सा भी एक अच्छा वाक्य बना सकते हैं. अभी आपने देखा, इन गलवान वैली चाइनीज रिट्रीटेड आर्मी. इन गलवान वैली चाइनीज रिट्रीटेड इट्स आर्मी, उन्होंने अपनी आर्मी पीछे ली. सेकंड है फ्रेम, FRAME, फ्रेम. अगर हम फ्रेम को देखें तो ये जो वर्ड है FRAME, मैं और बड़ा लिख देता हूँ, FRAME. यदि हम इसको नाउन में देखते हैं, नाउन का मतलब होता है, यहाँ नाउन का फ्रेम का जो मीनिंग है वो स्ट्रक्चर है, सम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है ना. आप कह सकते हैं रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड, RIGID, रिजिड, जिसको आप आसानी से बदल नहीं सकते. जैसे आपने कहा कि सर हमारे स्कूल विनायक एकेडमी के हमने जो लास्ट ईयर की हमारी फोटो थी वो हमने फ्रेम कराया है ना, एक लकड़ी की फ्रेम. तो फ्रेम का मतलब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हो गया, एक ऐसा स्क्वायर था, राइट, या सर्कल वाली कोई सी भी फ्रेम आपने ले ली, तो वो हो गई एक फ्रेम, वो नाउन हो गया. इफ यू आर यूजिंग एज अ वर्ब, इफ यू आर यूजिंग एज अ वर्ब, है ना, यहाँ वर्ब का मतलब होता है, यहाँ फ्रेम मतलब उसको किसी सिस्टम में डालना, उसको ढालना या उसको लाना, किसी चीज को लाना, यहाँ होता है फ्रेम. जैसे मैंने आपसे कहा कि ही वॉज ऑल्सो फ्रेम इन प्रोग्राम, मतलब वो भी हिस्सा था, वो भी सिस्टम में था. ही वॉज ऑल्सो फ्रेम. यहाँ फ्रेम का मतलब स्ट्रक्चर से नहीं है, यहाँ फ्रेम का मतलब उस सिस्टम का एक पार्ट है, या वो सिस्टम से जुड़ा हुआ है. सो हम बोल सकते हैं, अगर नाउन है तो इट इज ए रिजिड फॉर्म. आप फ्रेम का एक हो सकती है, लकड़ी की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है, गोल्ड की, सिल्वर की, वो फ्रेम होगी स्ट्रक्चर की, तो नाउन हो गया. अगर हम वर्ब यूज करते हैं तो फ्रेम वर्ब जो यूज होता है वो होता है, अगर आप कहीं कोई पार्ट हो, कहीं हिस्सा हो, किसी सिस्टम में हो, तो यू आर ऑल्सो इन फ्रेम, मतलब आप भी हमारा हिस्सा थे. आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं. तो अगर हम दोनों का एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस बना सकते हैं. आई हैव ए गोल्डन फ्रेम, आई हैव अ गोल्डन फ्रेम मतलब मेरे पास स्वर्ण जड़ित एक तस्वीर की फ्रेम है, ये हो गया. और अगर आप वर्ब में यूज करते हैं तो आई वॉज ऑल्सो फ्रेम इन प्रोग्राम.
मतलब मे बी उस प्रोग्राम में सम्मिलित था। यहाँ फ्रेम का मतलब सम्मिलित था या जुड़ा हुआ था या मिला हुआ। आफ्टर दैट थर्ड वन इज एसोसिएट, ASSOCIATE, मैं बहुत बड़ा लिख देता हूँ उसको, ASSOCIATE, एसोसिएट। एसोसिएट का एक मीनिंग होता है कनेक्ट, कनेक्ट होना, मतलब जुड़ना या आपका भी वहाँ होना, राइट। और अगर हम बिजनेस रूप में देखें तो जो आपका पार्टनर होता है, दो लोग जो होते हैं, 2 लोग 3 लोग 4 लोग मिलकर जो बिजनेस करते हैं वो कहलाते हैं बिजनेस एसोसिएट्स। क्या बोलते हैं उनको? बिजनेस एसोसिएट्स। अगर हम और ध्यान से देखें तो हमें और इजी अर्थ मिल जाएगा कनेक्ट। आई ऑल्सो एसोसिएटेड विथ दैट क्लास, मतलब मैं भी उस क्लास से जुड़ा हुआ था। आई ऑल्सो, और आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड, मैं जुड़ा हुआ हूँ, ये तो हो गया एसोसिएट। अगर आपने कहा ही इज माई बिजनेस एसोसिएट, आप किसी से इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, आपने कहा ही इज माई बिजनेस एसोसिएट, मतलब यह मेरा व्यापार का पार्टनर है या साथी है। तो जहाँ बिजनेस में यूज कर सकते हैं वहाँ बिजनेस एसोसिएट यूज कर सकते हैं। जहाँ आप किसी चीज से कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, मिलते हैं, सम्मिलित होते हैं, वहाँ आप एसोसिएट वर्ड यूज कर सकते हैं। नाउ the important part of this chapter is paragraph writing. पैराग्राफ राइटिंग, ये हमारा राइट वाला पोर्शन है पेज नंबर 15 पे। अब हमारे केवल एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन बचता है, वो है पंक्चुएट करना। वो पंक्चुएट हम ऐसे पैराग्राफ राइटिंग के बाद लेंगे ताकि हमारे लिए लिखना और आसान हो जाए। पंक्चुएट तो बहुत ईजी है। पंक्चुएट का मतलब होता है कहाँ कॉमा लगाना, कहाँ फुल स्टॉप लगाना और कहाँ पर क्वेश्चन मार्क। हमने पढ़ा है अ सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड, अ सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट डॉट, फुल स्टॉप, कॉमा और क्वेश्चन मार्क। तो इसको समझने के लिए पहले अगर हम पैराग्राफ राइटिंग समझ लेते हैं तो फिर हम तुरंत इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, एरोज रिवार्ड की एक्सरसाइज का, वो है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग सबसे पहले तो हम ये समझते हैं पैराग्राफ होता क्या है। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई बुक है या आपकी जो एकेडमिक बुक है आपने ओपन करी, उसमें 4 या 6 लाइन लिखी हुई है, फिर अगले पैराग्राफ है ना, उसके बाद लाइन छूटी हुई, फिर अगले पैराग्राफ, फिर लाइन छूटी हुई, फिर अगले। तो पैराग्राफ का मतलब होता है इट इज अ बंडल ऑफ सेंटेंसेस, बंडल ऑफ सेंटेंसेस। आप ये मान के चलिए एक बंच है, सेंटेंसेस का बंच है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 लाइन होती है एक पैराग्राफ में, मिनिमम 5 से 6 लाइन होती है। एक एवरेज मान रहे, हो सकता है किसी में 2 लाइन ज़्यादा हो। और सबसे बड़ी बात ये होती है पैराग्राफ जब लिखा जाता है पैराग्राफ राइटिंग, तो इट इज अ रिलेवेंट। हम जो लिख रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, उसको हम लाइन कागज पर उतारते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस तरीके से लिखा जाता है। हम कोई बोलेंगे बार बार सेंटेंसेस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस तरीके से लिखा जाएगा कि वो एक सेंटेंस बन गया और सारे सेंटेंसेस को मिला के एक पैराग्राफ बन गया। पैराग्राफ राइटिंग 2 तरीके से हो सकती है। एक, आप खुद अपना पैराग्राफ राइटिंग लिख सकते हैं बाय योर ओन। आपने आंख बंद करी, आपने कहा सर टुडे आई विल राइट ऑन रेन, रेन के ऊपर एक पैराग्राफ लिखो, आपके इट इज कॉल्ड ओन, आपके खुद की। एक होता है गिवन टॉपिक, आपको एक टॉपिक दिया है पैराग्राफ राइटिंग, जैसे मैंने आज आपको एक टॉपिक दिया, वी शुड स्पीक ट्रुथ, हमें सत्य बोलना चाहिए। ओके, तो मैंने आपको टॉपिक दे दिया ट्रुथ, टॉपिक हो गया। अब ट्रुथ के ऊपर आप क्या लिखेंगे? तो पैराग्राफ राइटिंग में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी पैराग्राफ राइटिंग में, वो सबसे पहले होता है टाइटल, जिसको आप शीर्षक बोलते हैं। टाइटल, शीर्षक है। क्या टाइटल है? टाइटल से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है
टाइटल है ट्रुथ, तो आपको समझ में आ जाएगा ट्रुथ, सत्य। सबसे पहले सत्य क्या है, सत्य क्यों बोलना चाहिए, इसके क्या क्या असर होते हैं, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ द ट्रूथ है ऑन लाइफ, सोशल लाइफ। हम धीरे धीरे हमारे जो विचारों के घोड़े हैं ना, हॉर्स है, थिंकिंग वे प्रोसेस गोइंग इन ऑल द वे, हमारे विचार सब दूर दौड़ते हैं, कभी ये कभी ये कभी ये, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे माइंड, विचार को बोलते हैं माइंड, जो थॉट्स होते हैं, थॉट्स आर जस्ट लाइक अ मंकी, हमारे विचार जो होते हैं ना वो बंदरों की तरह होते हैं। इट मूव्स फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, जैसे बंदर एक डाली से दूसरी डाली को बोलता है, ऐसे हमारे विचार तुरंत घूमते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो हम किसी बात के ऊपर विचार, जिसको कहते हैं, पहले मैंने टाइटल लिया, अब टाइटल के ऊपर आई एम थिंकिंग अबाउट द रेलिवेंट आंसर। आफ्टर टाइटल अब मुझे करना है रिलीवेंट। रिलीवेंट का मतलब होता है जिसका कोई मीनिंग हो, मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब मैंने सोच लिया मुझे क्या लिखना है, अब मैं उनको काय में कन्वर्ट कर रहा हूं, आई एम कन्वर्टिंग इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस। आपने मुझे टाइटल दिया है ट्रुथ, TRUTH, ट्रुथ, तो ये तो मेरा टाइटल हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ पहला कुछ मीनिंगफुल रिलेवेंट सेंटेंसेस बनाना, मीनिंगफुल और रिलेवेंट और कोरिलेटेड, एसोसिएट, हम यहाँ वर्ड यूज कर सकते हैं, एसोसिएटेड सेंटेंसेस मतलब जुड़े हुए। सबसे पहले ट्रुथ इज द ओल्डेस्ट वेपन, है ना, ट्रुथ इज द ओल्डेस्ट वेपन, सत्य पुराना हथियार है। इट वॉज यूज बाय राजा हरिश्चंद्र, इट वॉज यूज बाय महात्मा गांधी एंड स्टिल वी शुड यूज, है ना, इसको कहते हैं ना सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, सबसे पूरी दुनिया में सच बोलने वाले एक ही थे राजा हरिश्चंद्र। महात्मा गांधी यूज्ड एज ए वेपन सत्य, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा और सत्य उनके हथियार थे। वी शुड स्पीक ट्रुथ, राइट। इट डजंट हार्म एनीवन, यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो आपने कुछ 5 या 6 रिलेवेंट सेंटेंसेस ले लिए। अगला आपने देखा, जब 5 या 6 लाइन आपने लिख ली, अब आपको गुड एंडिंग करना है। गुड एंडिंग मतलब धीरे धीरे पैराग्राफ को बंद करना है। लास्ट की 1 या 2 लाइन इतनी सुंदर होगी, आपकी एंडिंग इतना अच्छा होगा कि पैराग्राफ का इम्पैक्ट बढ़ जाएगा, पढ़ने वाले को लगेगा ओह हाउ नाइसली यू हैव रिटन द पैराग्राफ। अब आएगा है ना गुड एंडिंग। आप आखिरी की 1 या 2 लाइन इस तरीके से लिखेंगे, सो और देयरफॉर और बिकॉज, सो वी हैव लर्न, है ना, तो हम यह समझ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, वी हैव अंडरस्टूड, हम ये समझ गए हैं कि ट्रुथ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, सत्य हमारे जीवन में बहुत जरूरी होता है। तो आप देख रहे हैं मीनिंगफुल सेंटेंसेस लिखने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट लेना है गुड एंडिंग। एंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो होना चाहिए कि जो लिमिट टॉपिक की, वो लिमिट से बाहर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपको लिमिट दी उन्होंने 60 वर्ड्स, लिमिट है 50 to 60 वर्ड्स, तो बेटा मान के चलो अगर 50 to 60 वर्ड्स दी है, इसका मतलब एक एवरेज हमारी जो कॉपी होती है, नोटबुक होती है, उसकी एक लाइन में एवरेज 10 वर्ड्स आते हैं। हाउ मेनी? 10 एवरेज। हो सकता है एक तो ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम 10 मान के चलते हैं। तो एक लाइन में 10 वर्ड्स, तो 5 लाइन में 50 वर्ड्स। उन्होंने कहा 50 to 60 वर्ड्स, इट मीन्स 5 to 6 लाइन, 5 to 6 लाइन्स। इसका मतलब वी आर गोइंग इन ए लिमिट। ध्यान देना बेटा, हम एक दिए गए तय सीमा से जितनी हमको बोला गया है, क्योंकि हम रामायण नहीं लिखेंगे पूरी कि आप 2 पेज 4 पेज 5 पेज लिख रहे हैं, ये सब इररिलेवेंट हो गया। देखिए, एक होता है रिलेवेंट मीनिंग, एक होता है इररिलेवेंट। इररिलेवेंट मींस बेतुकी बेकार की बातें हो, न इतना पढ़ेगा सामने वाला और ना आपके मन की बात जाएगी। आपने जो मन की बात करना थी वो 5 या 6 लाइन में बहुत सॉलिड मीनिंगफुल सेंटेंसेस के साथ कर ली, उसका अच्छा एंडिंग कर दिया। आपको लिमिट मालूम है कि सर 5 to 6 लाइन्स आई हैव रिटन, नाउ यू आर हैप्पी। सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज पैराग्राफ राइटिंग फॉर क्लास 6, 7, 8। आप जैसे बड़ी बड़ी क्लासेस में जाएंगे आपको 120 to 150 वर्ड्स आएगा, मतलब 12 से 15 लाइन के बीच में आपको पैराग्राफ राइटिंग लिखना है।
बट वन थिंग इज देयर, पैराग्राफ राइटिंग से हमारी 2-3 स्किल इंपॉर्टेंट होती है। पहली स्किल का जो क्वेश्चन होता है, सबसे पहली स्किल होती है हमारी थिंकिंग स्किल, हमारे सोचने की शक्ति, तार्किक शक्ति बढ़ जाती है कि मैं क्या क्या सोच सकता हूँ, इस शब्द से रिलेटेड क्या क्या। उसके बाद आपकी जो सोचने के साथ साथ समझने की शक्ति, टू अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ता है कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद आप देखते हैं ना, आपका जो विजडम है, रेशनलिटी, आपका विचारशीलता बढ़ती है कि मेरे लिए क्या सुटेबल है क्या सुटेबल नहीं है। इसीलिए हम पैराग्राफ राइटिंग को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। ओके, थैंक यू।